उस अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकाला, या हम फॉर्मूला से निकालेंगे तो आप देखोगे यू विल गेट सेम आंसर। और दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी थी वो ये बतानी थी कि जब आप बाय डेफिनेशन वाले क्वेश्चन भी करते हो तो चूंकि उसमें आप उसको लेंथी मेथड से करते हो, 4 स्टेप परफॉर्म करके करते हो, तो मिस्टेक का चांस होता है। कभी कभी हम कोई बात हमें नहीं पता चलती और हम कोई मिस्टेक कर जाते हैं, तो आपने लास्ट में फॉर्मूला के थ्रू आंसर निकाल के अपने आंसर को वेरीफाई जरूर करना है, ठीक है। तो अभी हम देखो ये वही क्वेश्चन है जिसको हमने पहले बाय डेफिनेशन किया, अब हम फॉर्मूला के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ देखो बेटा, मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू ax प्लस b होल रेज टू द पावर 3। अब देखो a और b ये भी दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, x वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे फंक्शन का। अब मैं ax प्लस b मेरे फंक्शन की बेस है और 3 मेरे फंक्शन की पावर है। मेरा फंक्शन चूंकि होल पावर में है, और कैसे पहचानते हैं हम इसको, बेस में वेरिएबल एक्सप्रेशन होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में होता है, जो मेरा x है, और पावर में कोई कांस्टेंट होता है, तो हम कहते हैं हमारा फंक्शन पावर की फॉर्म में है, होल पावर की फॉर्म में है। फिर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम पावर रूल लगा देते हैं। क्लियर होगी बात? अगर आपको ये क्वेश्चन दे और कि डेरिवेटिव फाइंड करो और नहीं कहेंगे बाय डेफिनेशन निकालो, तो इसका मतलब हम फॉर्मूला से कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन तो तब करते हैं जब क्वेश्चन में मेंशन हो, अदरवाइज हम फॉर्मूला ही लगाते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएं जरा, हमें डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, या आप लिख सकते हैं अप्लाइंग d by dx ऑन बोथ साइड, क्योंकि d by dx क्या होता है, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है, और हम विद रिस्पेक्ट टू x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेरे फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने दोनों साइड पे d by dx को अप्लाई कर दिया, क्योंकि d by dx क्या होता है, ये होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड हो गया dy by dx, और राइट साइड मेरा फंक्शन चूंकि होल पावर की फॉर्म में है, सो आई कैन अप्लाई पावर रूल टू फाइंड डेरिवेटिव। पावर रूल के 3 फैक्टर होते हैं, जल्दी से देखो जरा। पहला फैक्टर पावर, वो होता है हो गया 3। दूसरा फैक्टर होता है मेरा फंक्शन, और एज इट इज उतार के पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज कर लेते हैं। मेरा फंक्शन था ax प्लस b होल क्यूब, तो मैंने इसको एज इट इज उतार लिया ax प्लस b, और पावर में से मैंने 1 यूनिट डिक्रीज कर दिया। और तीसरा फैक्टर, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 3 फैक्टर्स हैं ये। और तीसरा फैक्टर क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, बेस का, और मेरे फंक्शन की बेस क्या है, ax प्लस b है, तो मैंने बेस का डेरिवेटिव ले लिया। ये यहां तक क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, अब मुझे सिर्फ देखो डेरिवेटिव किसके ऊपर आ रहा है, सिर्फ लास्ट फैक्टर के ऊपर। इसका डेरिवेटिव मैंने निकाल लेना है, और निकालने के बाद बस अपने आंसर को सिंप्लीफाई करना है, तो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है, ax प्लस b। ये ax प्लस b है, ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं, जैसे लिमिट के थे, कि लिमिट जो है वो सम डिफरेंस के ऊपर स्प्लिट हो जाती है, लिमिट प्रोडक्ट के ऊपर स्प्लिट, लिमिट के कुछ हमने थ्योरम्स पढ़े थे ना, होल पावर के अंदर चली जाती है, सम डिफरेंस हो तो स्प्लिट हो जाती है, कोफिशिएंट लिमिट के बाहर चला जाता है। इसी तरह डेरिवेटिव के भी कुछ रूल्स हैं। सम डिफरेंस के फॉर्म में हो फंक्शन तो डेरिवेटिव 1 by 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ भी डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by 1 आएगा। एक मेरा एक्चुअली जो बेस है मेरा सम ऑफ 2 फंक्शंस के फॉर्म में है, ये सम ऑफ 2 टर्म्स के फॉर्म में है, ax प्लस b, फर्स्ट टर्म इज ax, सेकंड टर्म इज b, तो डेरिवेटिव 1 by 1 आ जाएगा दोनों का। सम डिफरेंस पे डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अब फिर जैसे लिमिट में पढ़ा था कि कोफिशिएंट लिमिट के बाहर चला जाता है, इसी तरह कोफिशिएंट डेरिवेटिव के भी बाहर चला जाता है। तो पहले वाला फंक्शन देखो, ax, a क्या है, ये कोफिशिएंट है x का, तो ये डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, और मैं डेरिवेटिव किसका लूंगी, सिर्फ x का, dx by dx। और अभी हमने देखा dx by dx की वैल्यू 1 होती है। और सेकंड मेरा टर्म या सेकंड फंक्शन मेरा कौन सा है, b, सो d by dx ऑफ b, b यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को, d यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को। और हमने जब बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव किए थे, तो एक हमने एग्जांपल की थी, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ कि वो एग्जांपल कहाँ पर है। और उस एग्जांपल में हमने प्रूव किया था दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ये तुम्हारे पेज 45 के ऊपर एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट ए है, उसमें हमने प्रूव किया था दैट इफ योर फंक्शन इज कांस्टेंट देन इट्स डेरिवेटिव इज 0, बिकॉज डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, और जब हम कांस्टेंट्स का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो वो हमेशा ही 0 आता है। और b यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को, तो यहाँ उन्होंने पावर रूल के थ्रू इसको जस्टिफाई किया है, वो भी ठीक है, बट डायरेक्टली यू कैन टेक दैट एग्जांपल जिसको हमने बाय डेफिनेशन प्रूव किया था कि हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट था, जब रेट ऑफ चेंज निकाला तो 0 आ गया,
ठीक है। तो ये इस पे पावर रूल अगर आप नहीं भी लगाते तो आप डायरेक्टली वो एग्जाम्पल भी देख सकते हो जिसमें हम प्रूव कर चुके हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट बाय डेफिनेशन वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि वेरी नहीं करती, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। और रेट ऑफ चेंज और डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, क्योंकि कांस्टेंट चेंज ही नहीं होते, इसलिए जब भी हम इनका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो ये हमेशा 0 के इक्वल आता है। सो डायरेक्टली you can replace d by dx of b with 0, क्योंकि कांस्टेंट्स के डेरिवेटिव 0 होते हैं। ठीक है, अब dx by dx 1 हो गया, सो आई गेट a into 1 plus 0 मैंने ओमिट कर दिया, a into 1 रह गया तो a है। यहाँ देखो बेटे सेकेंड ईयर बेस का डेरिवेटिव a आया है, 1 नहीं आया, क्योंकि मेरे फंक्शन की बेस थी ax plus b। तो ये इस बेस का डेरिवेटिव जब मैंने फाइंड किया है तो फाइनली जो तीसरा फैक्टर था विच वाज डेरिवेटिव ऑफ बेस, उसकी वैल्यू 1 नहीं आई, उसकी वैल्यू a आई है। तो डेरिवेटिव ऑफ बेस हमेशा 1 के इक्वल नहीं होता, डिपेंड्स कि तुम्हारा फंक्शन क्या है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ बेस हमेशा 1 नहीं होता। फॉर्मूला में ये 1 हो गया है क्योंकि वहां बेस x ली थी और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x हो गया था, तो dx में dx 1 हो गया था, लेकिन यहाँ पर बेस x नहीं थी, यहाँ मेरे फंक्शन की बेस ax प्लस b है। तो जब बेस डेरिवेटिव हमने लिया तो तीसरे फैक्टर की वैल्यू a आई है, इट इज नॉट 1। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर फॉर्मूला में आपको याद करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल नहीं होती। तो मेरे जब आप मल्टीप्लाई करोगे a चूंकि कांस्टेंट है तो इसको 3 के साथ शुरू में ले जाएंगे, सो वी गेट 3a into ax plus b होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया मेरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसको कंपेयर करो उस आंसर के साथ जो जब हमने लास्ट लेक्चर किया था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था बेटा जिसमें 2.2 का क्वेश्चन 1 हमने किया था, पार्ट 1 किया था, तो यू विल फाइंड के आंसर्स आर एग्जैक्टली सेम। तो चाहे फॉर्मूला अप्लाई करो या बाय डेफिनेशन, क्योंकि बाय डेफिनेशन तो बहुत लंबा है, फॉर्मूला से फौरन आंसर आता है। तो फॉर्मूला बाय डेफिनेशन तब करते हैं जब आपसे कहा जाता है कि बाय डेफिनेशन इसको डिफरेंशिएट करो, अदरवाइज फॉर्मूला लगाते हैं। मैम डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर है? हाँ जी बिल्कुल है। यहाँ देखो बेटे, यहाँ पे जैसे उन्होंने जस्टिफाई किया इसी को, ठीक है, पावर रूल से भी जस्टिफाई किया, वहां हमने बाय डेफिनेशन निकाला था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो यहाँ पावर रूल से निकाला है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। यहाँ देखो ये b कांस्टेंट है, इसके साथ x रेज पर 0 है, और जब हम x रेज पर 0 पे पावर रूल लगाते हैं वी गेट 0 into x रेज पर 0 minus 1। ठीक है, एंड चूंकि प्रोडक्ट में कोई अगर एक फैक्टर भी 0 हो जाता है तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट आपके पास 0 आ गया। आर यू क्लियर बेटे? आर यू क्लियर? यस। तो हमने इसको बाय डेफिनेशन भी प्रूव किया हुआ है, 4 स्टेप परफॉर्म करके। कोई कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, और इसको पावर रूल से भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो बस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और जो पावर रूल में याद रखने वाली बात है वो ये है, पावर रूल के 3 फैक्टर हैं, तीसरा फैक्टर लाजमी याद करना है क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा 1 नहीं होती। हमारे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जिसमें जो मेरा फॉर्मूला मेरे पास था उसमें भी 1 हो जाता है, क्योंकि बेस भी x है और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो dx by dx 1 हो जाता है, लेकिन ये हमेशा 1 नहीं होता। जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखा कि मेरे पास बेस का डेरिवेटिव a आया है, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, a है। ठीक हो गया बेटा? क्लियर हो गया? क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। yes, ये है y इज इक्वल, ये भी एग्जांपल है बेटा, इसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। y इज इक्वल टू ax प्लस b होल रेज टू द पावर n। n यहाँ कोई कांस्टेंट है, ax प्लस b बेस है, n पावर है, तो हमें डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम दोनों साइड पे d by dx को अप्लाई कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। तो मेरे पास चूंकि फंक्शन मेरा होल पावर की फॉर्म में है, सो आई कैन अप्लाई पावर रूल। ठीक है, और पावर फॉर्मूला, इसको पावर रूल भी कहते हैं, पावर फॉर्मूला भी कहते हैं। सो पावर रूल में क्या होता है? पहला फैक्टर क्या होता है? पावर, वो है n। दूसरा फैक्टर क्या होता है? मेरा फंक्शन, उसको ऐसे लिख के उसकी पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज करते हैं। और तीसरा फैक्टर क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ बेस, मेरे फंक्शन की बेस ax प्लस b है, तो डेरिवेटिव ऑफ बेस। और चूंकि हम दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे जो बेस का डेरिवेटिव होगा वो भी विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, d by dx ऑफ ax प्लस b। ठीक है, अगेन मेरा फंक्शन किसके फॉर्म में है जिसका मैं डेरिवेटिव निकाले। अब देखो शुरू पहले वाले 2 फैक्टर्स के साथ तो डेरिवेटिव नहीं आ रहा, वो तो ऐसे ही आएंगे, डेरिवेटिव से बेस के साथ आ रहा है राइट साइड पे, तो बेस का डेरिवेटिव लेना है, तो सम डिफरेंस के ऊपर डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाता है, ax का भी डेरिवेटिव ले लेंगे और b का भी, और बीच वाला जो साइन है ना वो ऐसे ही रहता है, सम हो तो सम रहता है, डिफरेंस हो तो डिफरेंस ही रहता है। ठीक है, और डेरिवेटिव 1 by 1